Hello everybody, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started, right? बच्चों हमारी प्रीवियस पेपर एनालिसिस की एक सीक्वेंस चल रही है जिसमें ये हमारा थर्ड वीडियो है, राइट? तो हम क्या करेंगे इसमें कि वेरियस एग्जाम में जो ये पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली हमने इसमें CGL की शिफ्ट को उठाया है जो 4 मार्च को हमारे एग्जाम हुए थे, 3rd 4th जो भी है, यही सीक्वेंस हमारी चल रही है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चे, अभी तक आपको 2 वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन टाइप समझ आ गया होगा कि वहाँ पर क्या क्या पैराजम्बल्स आ रहे हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड आ रहे हैं, एरर फाइंडिंग आ रहा है, ठीक है, क्लोज टेस्ट आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, अगर आप सारे पेपर ऐसे करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, तो यहाँ पर वो हमसे जम्बल्ड पूछ रहा है कि अरेंजमेंट के बाद इसमें पहले सी आएगा, सी, बी या बी, ठीक है। तो अगर हम एक बार ऑप्शन की हेल्प लें बच्चे, तो आपको सबसे पहले सी और बी को देखना है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो फर्स्ट है बच्चे, वो हमारा किससे शुरू हो रखा है। हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि कोई भी सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो किससे नहीं होगी, हावेवर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, राइट? तो ये देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हावेवर से सेंटेंस की शुरुआत है, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा है दिस चैलेंज, हमें यही दिस चेंज, हमें यही नहीं पता कि चेंज बात क्या चल रही है, तो ये बिगिनिंग में फर्स्ट में कैसे आ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे सामने एक नाउन आया है, दैट इज ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट में अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो फर्स्ट से जब सेंटेंस की शुरुआत हुई है, किन टर्म्स में बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि 2 वेज, ये 2 तरीके हैं कौन से। फर्स्ट तो कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, राइट? तो सबसे पहले यहाँ से एक बात समझने को मिलती है कि अगर पहले बी आएगा तो बी के बाद ही डी आ सकता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो दिस चेंज कैन बी, सबसे पहले एक चेंज आया है, चेंज आने के बाद दिस चेंज, इसको हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला कौन सा, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, और सेकंड कौन सा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, राइट? कभी भी डी के बाद बी नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले वो बता रहा है कि दो टर्म है, और वो 2 टर्म कौन सी है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो मैंडेटरी पेयर की अगर मैं बात करूं बच्चे तो बी और डी। अगर हम यहाँ पर बात करें, ग्रोथ की बात यहाँ पर हुई थी, तो सी हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। लास्ट हमारा अपने आप क्या बन जाएगा, ये वाला। तो देखो ऑप्शन में कैसा है यहाँ पर, सी बी डी ए, क्लियर है। बी हमारा फर्स्ट नहीं बन सकता था, दिस की वजह से ये हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था। सी के बाद ए आएगा, ये सी के बाद ए नहीं आएगा, सी के बाद बी आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर पर्टिकुलर एक चेंज की बात करी है, फ्लो। आप विचारों का फ्लो देखो, सबसे पहले चेंज की बात हुई, इस चेंज को 2 टर्म्स में बांटा जा सकता है, उसके बाद पहला ये, दूसरा ये, और उसके बाद है उसका कंक्लूजन, ठीक है जी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी बी डी ए। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे कि सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है मोस्ट सिमिलर वर्ड। इंग्लिश में कोई भी शब्द सिनोनिम नहीं होता बच्चे, वो बेस्ट सिमिलर वर्ड होता है। क्लियर है, मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक वर्ब देखते हो सा, और एक आप देखते हो वॉच, अगर आप बोलते हो लुक, हिंदी में तो तीनों का मतलब देखना है, लेकिन इंग्लिश में तीनों में डिफरेंस है। सा आप कब करते हो, वॉच कब करते हो, लुक कब करते हो, इनमें बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, हमें मोस्ट सिमिलर वर्ड बताना है, क्योंकि इंग्लिश का एक शब्द बेस्ट सिमिलर होता है, सिनोनिम कभी नहीं होता। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्ड दे रखा है बच्चे ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, जो कि जरूरी है, आवश्यक है, जरूरी है। रेकलेस का मतलब होता है बच्चे केयरलेस, जिसे कहते हैं ना रेकलेस ड्राइविंग बोलते हो ना, तो केयरलेसली जो आप ड्राइविंग करते हो। यूजलेस का पता ही है, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है, यूजलेस है, बेकार है। अग्रेसिव का मतलब होता है जिसमें अग्रेशन है, मतलब जैसे कुछ लोगों के जो स्वभाव होता है, टेंडेंसी होती है नेचर की, वो कैसी होती है कि जब भी हम बात करते हैं यूँ लगता है उसको गुस्सा आ गया है ना, थोड़ा सा ऐसे र्यूडली बातें करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अग्रेसिव, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा बच्चे, हमें सिनोनिम बताना था, तो सिनोनिम हमारा यहाँ पर हो गया है मैंडेटरी। क्लियर है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। मूव करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फिलअप में 4 ऑप्शंस में से एक वर्ड यहाँ पर फिट करना है, ठीक है।
वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो जो वर्ड दे रखे हैं इनका मतलब होना चाहिए देना, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या समझना पड़ेगा बच्चे आपको कि जो हेल्प होती है, हेल्प हमेशा रेंडर की जाती है। ये ना आपको जब हम क्लासेस पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर बातें आपको बताई जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डिटेल आप जब किसी को देते हो अपनी तो वो फर्निश की जाती है, पर्टिकुलर शब्द है ये इंग्लिश के, ठीक है। डिटेल हमेशा फर्निश की जाती है, क्लियर। और भी बात कर लेते हैं, टीवी को हमेशा क्या करोगे, टीवी हमेशा वॉच होता है, ठीक है। और बातें कर लो आप। टीवी को अगर आप देख रहे हो बच्चे तो ध्यान से देख रहे हो, जैसे वॉचमैन की एक पोस्ट भी होती है, उसका काम क्या होता है, निगरानी करना, तो टीवी हमेशा वॉच होता है। अगर हम छोटे बच्चे को कहें कि बेटा एक पोएम सुना, राइम सुना, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, रिसाइट द पोएम, रिसाइट द पोएम। अगर मैं बच्चे को कहूँ बेटा एक स्टोरी सुनाओ, स्टोरी हमेशा नरेट होती है, नरेट द स्टोरी बोलना पड़ेगा आपको। रीजन है बच्चे क्योंकि साइट शब्द का मतलब होता है बताना, और अगर मैं बात करूं बच्चे पोएम की तो वहां पर क्या होता है, हर स्टेंजा के बाद एक लाइन रिपीट होती है, तो आप रिसाइट कर रहे हो उसको, क्लियर है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग था बच्चे कि वी मस्ट हेल्प, ये गिवन था। अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी है, आप इन शब्दों को अच्छे से जानते हो, तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर ये कर सकते थे। डोनेट हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कपड़े भी डोनेट कर देते हैं, पैसे भी डोनेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब भी यही है। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है, प्रयास करना, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूं स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग द एग्जाम, तो इसका मीनिंग होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, कब, एग्जाम के दौरान। तो एक्सर्ट का मीनिंग हमारा ये होता है। क्लियर है जी यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हमें पूरे सेंटेंस में एक ऐसा सेगमेंट बताना है जिसमें एरर दे रखी है। तो बच्चों अगर मैं प्रीवियस पेपर की बात करूं, जो इससे जस्ट पहले हमने एक पेपर किया था, वहां पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के लाई हूं कि वन ऑफ के बाद नेक्स्ट नाउन हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन। ग्रामर का कॉन्सेप्ट है बच्चे, जब ज्यादा में से एक की बात करोगे तो क्या लगाओगे, वन ऑफ लगाओगे, राइट। आगे अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। रीजन क्या है मेरे बच्चों कि वन ऑफ के बाद आप यहाँ पर जो नाउन रखोगे, राइट, ये जो नाउन लिखा जाएगा ये इस प्रेपोजिशन की वजह से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि हर प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये जो वर्ब होगी ये किसको एग्री करेगी, वन को एग्री करेगी। वन हमारा सिंगुलर है बच्चे, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। वन ऑफ द बॉयज, आप देख रहे हो ये नाउन प्लूरल है। फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। बच्चों मुझे यहाँ पर ये जो हैव शब्द है ये नहीं चाहिए, वन के हिसाब से मुझे यहाँ पर चाहिए हैज। और इसका मीनिंग क्या है, हमारे स्कूल के बहुत सारे लड़के, उनमें से एक सिलेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा में से एक की जब हम बात करते हैं तो वन ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, क्लियर है। तो वन ऑफ हमने इसलिए यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चे हो जाएगा हैज। अब उस सेगमेंट पे जाओ जहाँ पर ये हैज लिखा हुआ है, तो आपका करेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। बाकी आपके ठीक लिख रखे हैं। बात समझ आ रही है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। अगर हम यहाँ पर बात करें, फ्रॉम नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। बच्चों मैंने वॉइस में आपको बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आप मेरे वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हो, फर्स्ट वीडियो के बाद ही सेकंड देख रहे हो, सेकंड के बाद थर्ड देख रहे हो, तो मैंने हर कॉन्सेप्ट की आपको डिटेल दी है, राइट। उसमें मैंने क्या बताया है कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, वॉइस में सिर्फ मोड चेंज किया जाता है। और इस छोटी सी टेक्निक की वजह से आप विद इन सेकेंड अपना आंसर ठीक कर दोगे, राइट। तो एक बार चेक करें, हमने यहाँ पर देखा कीप्स प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो जो हमारा बनेगा पैसिव फॉर्मेट वो प्रेजेंट का ही, तो वॉज है मैंने काट दिया। यहाँ पर हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है मैंने काट दिया। यहाँ पर आर लगा रखा है बच्चों और बीइंग कर रखा है। बच्चों बीइंग लगाते हैं कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ ही इज वर्किंग, अगर ऐसे होता ही इज वर्किंग ए जॉब, ठीक है। और अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँ बच्चे, तो बीच में ये हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद ये थर्ड फॉर्म क्यों लिखा जाता है, तो रीजन है इन बातों के। अगर मैं इस
फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों, ये एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस है? क्योंकि वर्किंग के एक्शन को कौन कर रहा है? ही कर रहा है, मानते हो? अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगी तो ए जॉब इधर आएगा, ए जॉब इज। अब यहाँ पर मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा बच्चे, कारण क्या है? क्योंकि जॉब वो चीज है जिसको किया जा रहा है। अगर आप ये बीइंग ना लगा करके यहाँ पर सीधा वर्किंग कर देते तो पता है प्रॉब्लम क्या आ जाती? इसका मतलब ये होता इज के बाद वर्किंग अगर है तो इसका मीनिंग क्या है कि इस एक्शन को कौन कर रहा है? ही कर रहा है। अगर मैं ए जॉब के बाद इज वर्किंग कर दूंगी तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? क्या जॉब काम कर रही है या जॉब को किया जा रहा है? जॉब को किया जा रहा है, और इसीलिए पैसिव फॉर्मेट की जरूरत पड़ी। और इसीलिए बीइंग के बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्क्ड। हो गया? ए जॉब इज बीइंग वर्क्ड बाय हिम, ऐसे करना पड़ता। तो इसी टेक्निक से आप निकाल सकते हो। नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होगा, जबकि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। और मैं आपको सिक्वेंशियली अगर आप वीडियोस देखोगे तो ये आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? आई बिलीव कि ये बात आपको इतनी समझ आई है। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस। ये वही प्रॉब्लम है बच्चे। यहाँ पर जो सेंटेंस लिख रखा है वो है द डायरेक्टर विल एग्री विद प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो यहाँ पर एक फ्रेजल मुझे दिख रही है, वो एग्री विद भी होता है बच्चों और एग्री टू भी होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ एग्री विद की तो एग्री विद होता है एग्री विद समबडी। जैसे मैं आपके साथ सहमत हूँ, ये एग्री विद है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपने जो प्रोपोजल मुझे दिया मैं उससे सहमत हूं तो दैट इज समथिंग। क्या हो जाएगा? ये समथिंग। क्लियर है? एग्री विद समबडी, एग्री टू समथिंग। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो साफ साफ हमें प्रोपोजल मिल रहा है, यहाँ पर कोई पर्सन नहीं दे रखा जो हम विद का यूज करें। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट को काट दो क्योंकि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्रीड बाय लिख रखा है, यहाँ पर एग्री ऑन लिख रखा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एग्री टू द प्रपोजल। ठीक है? फ्रेजल वर्ब में ये सारा सीखते हैं बच्चे कि कैसे हम इनको यूज करते हैं, टू कब लगाते हैं, इन कब लगाते हैं। ठीक है? जैसे डाई इन भी होता है, डाई ऑफ भी होता है, डाई बाय भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये हम फ्रेजल में सीखते हैं कि किस वर्ब के साथ जब कौन सी प्रेपोजिशन लगाएं तो वो क्या मीनिंग देती है। और इस टॉपिक का नाम है फ्रेजल वर्ब्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है बच्चे वो किस टाइप का है? कॉम्प्रीहेंशन है वो, और इसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। इसी का क्या नाम हो सकता है? क्लोज टेस्ट। इसमें टेक्निक हमारी क्या रहती है कि बीच बीच में वर्ड डिलीट होते हैं और वो हमें पैराग्राफ के हिसाब से समझ करके वहां पर फिट बैठाने होते हैं। ठीक है जी? तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो सबसे पहले इसकी जो टेक्निक है वो हमारी क्या है? सबसे पहले थोरोली हम इसको पढ़ेंगे बिना फिलअप करे। तो सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद इसको देखना है कि इसका थीम क्या है, थीम पॉजिटिव है या थीम नेगेटिव है, और उसी से रिलेटेड वर्ड आपको फिर फिट करने हैं। अगर इसका थीम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वोकेबलरी यूज होगी, अगर इसका थीम नेगेटिव है तो नेगेटिव वोकेबलरी यूज होगी। क्लियर है? कुछ हमारी ग्रामर हमारी हेल्प करेगी। ठीक है? अगर हमारी वोकैब अच्छी है तो हम फटाफट ये वर्ड डाल सकते हैं। ठीक है? तो अब एक बार इसको रीड करते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है बच्चे, कम्युनिकेशन प्लेज रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न्ड बाय आवर एफर्ट्स। Today, success in our professional life depends on our to read, write and speak well, which results in effective communication barriers. Communication hinder the communication process. It is very important to these barriers so that the transmission of the message can be smooth. हल्का सा आइडिया जो हमें मिल रहा है वो क्या है कि जो कम्युनिकेशन है, हम अपनी शेयरिंग, विचारों की शेयरिंग करते हैं, सामने वाले की बात को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट? यानी कि शेयरिंग ऑफ थॉट्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो वो ये कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन है उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है? क्या मतलब है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, हम अच्छे से अपनी बात कन्वे कर पाएंगे, सामने वाले को समझा पाएंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए कि कम्युनिकेशन में आने वाले जो भी बैरियर्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, ताकि हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सके। क्लियर है? तो इस तरीके की बातचीत हमारी चल रही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बिल्कुल जो सही शब्द हैं उनका चुनाव करेंगे अपने पैराग्राफ के लिए। क्लियर? तो देखो एक बार, सबसे पहले कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चों एक बात समझ लेते हैं यहाँ पर
क्या ये जो रोल होगा ये बेटर हो सकता है? क्या ये रोल टोटल हो सकता है? क्या जो रोल प्ले करेगा ये लाइफलेस हो सकता है? तीनों इरिलीवेंट हैं। बात आती है बच्चे वाइटल। अब वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैम यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द होता तो? बिल्कुल सही है जी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ए आर्टिकल पे हमारी बात खत्म हो रही है। अगर ए आर्टिकल पे बात खत्म हो रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड हुई, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लिखेंगे? वाइटल। ये रूट में पढ़ाऊंगी कि वीटा नाम के शब्द से आया है और उसी से शब्द बनता है वाइटल। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कि ए आर्टिकल अगर है तो ये वाइटल आएगा। अगर यहाँ पर एन होता तो वोवल साउंड चाहिए होती, यहाँ पर आपको मिलता इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है। वाइटल इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ग्रामर आपकी हेल्प कर रही है। देखो कि ए आर्टिकल है तो हमें यहाँ पर भरना पड़ेगा वाइटल, मतलब वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैन, इट कैन बी लर्न बाय अवर, कौन से एफर्ट? अब ये देखिए, क्या हमारे अनक्लियर जो एफर्ट होंगे वो हमारे कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होंगे? क्या हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी एफर्ट्स काम आएंगे? नहीं ना। अब गाड़ी अटक गई, इंपॉर्टेंट या कॉन्शियस? तो बच्चों इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के हिसाब से जो फिट करेंगे। कॉन्शियस का मतलब है कि हम अवेक रहते हैं, जागे रहते हैं, हम अवेयर रहते हैं। अवेयर मतलब वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है इसके बारे में हम अवेयर हैं। तो हमारे जो ऐसे एफर्ट्स होंगे वही हमारे कम्युनिकेशन को क्या बना सकते हैं? बढ़िया बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए कॉन्शियस एफर्ट, it can be learned by our conscious efforts. Today success in our professional life depends on our, ये देखिए थर्ड, क्या ये वैरायटी टू रीड हो सकता है? क्या ये फैसिलिटी टू रीड हो सकता है? क्योंकि फैसिलिटी शब्द का मतलब होता है सुख सुविधाएं, एमिनिटी जिनको कहते हो। एजिलिटी बना है बच्चे एजाइल से। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। कोई भी पर्सन जो कैसा है? फुर्तीला है, एक्टिव है। ठीक है, तो एजिलिटी भी नहीं हो सकता, तो एबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एबिलिटी। एबिलिटी टू रीड, हम पढ़ सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है। क्लियर? हम पढ़ने की योग्यता रखते हैं, दैट इज अवर एबिलिटी। एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, बैरियर, अब ये जो बैरियर होंगे, बैरियर अगेंस्ट कम्युनिकेशन या बैरियर बाय या बैरियर टू या बैरियर फ्रॉम। तो बच्चों बैरियर टू होता है हमेशा, कोई भी चीज जो हिंडर करती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू। बैरियर टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे कि क्या इंपॉर्टेंट है, दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को क्या करना, सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। तो ये जो बैरियर्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के, क्या इनको स्ट्रेंथन देंगे हम, ताकत देंगे इनको? नहीं। क्या इनको क्रिएट करेंगे? नहीं। क्या इनको सक्सीड करेंगे? नहीं। हम इनको ओवरकम करेंगे। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में कोई बैरियर्स हैं, तो हम उनसे ऊपर उठेंगे, ओवरकम करेंगे। ठीक है, उनको खत्म करेंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ था बच्चों। अब आपको क्या करना है, मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं। अब ये जो फिलअप है एक बार पैराग्राफ में रखो, फिर इसको पढ़ के देखो, तो आपको एक स्मूथ जानकारी मिलेगी कि भाई कैसे पैराग्राफ आगे बढ़ रहा था, कैसे हम रेलेवेंट वर्ड वहां पर डाल रहे थे। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप क्लोज टेस्ट पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ट पूछी गई है, 3 गलत होंगी, 1 ठीक होगी। क्लियर है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला बच्चों एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें, एग्जॉस्ट की स्पेलिंग होती है HAUST, और जिसका मतलब होता है थक जाना। यहाँ पर जो शब्द मुझे दिख रहा है बच्चे, ये होता है एक्सहेल। देखो बच्चों, इनहेल क्या होता है? सांस भरना। ठीक है, सांस अगर आप भर रहे हो दैट इज इनहेल। एक्स का मतलब होता है बाहर, इन का मतलब होता है अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि एक्स का मतलब बाहर, सांस को जब आप बाहर छोड़ रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सहेल। क्लियर? तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EXHALE। क्लियर? यहाँ पर लिख रखा है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है बच्चे? ये एक्सट्रैक्ट होता है जब आप किसी पैराग्राफ में से 3 लाइनें निकालते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। एग्जिबिट की स्पेलिंग बिल्कुल सही दिख रही है, जिसका मतलब होता है टू डिस्प्ले।
टू डिस्प्ले, किसी चीज को दिखाना, एग्जिबिट करना। आप एग्जीबिशन तो देखते ही हो, विजिट करते हो, ठीक है। तो सो दिस इज द सेम वर्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बच्चों ये एक ईडियम है, टू टेक फ्रेंच लीव। और अगर मैं इस ईडियम के ओरिजिन की बात करूं बच्चे, तो ये ईडियम कहाँ से निकलती है? जो इंग्लिशमैन होते हैं वो फ्रेंच को कोवार्ड समझते हैं कि ये कायर हैं, किसी काम के नहीं है। जब इनकी बैटल होती है, लड़ाई होती है, तो ये क्या करते हैं बच्चे कि उस मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं, और वो भी बिना बताए जाते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे इनको कोवार्डली माना जाता है कि ये बड़े कायर होते हैं, ये मैदान में खड़े नहीं रह सकते। तो जब भी इनकी लड़ाई होती है तो बराबर टक्कर लेने की इनके अंदर करेज है नहीं, तो ये क्या करते हैं, मैदान छोड़ के बिना बताए भाग चले जाते हैं। वहीं से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ था। आज हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? मान लीजिए आप कोई ऑफिस में, आप अपने ऑफिस में क्या करते हो, छुट्टी ले लेते हो और आप इसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देते, ठीक है, बिना बताए आप छुट्टी ले रहे हो, तो ये कहलाएगा फ्रेंच लीव। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि आई एम ऑन फ्रेंच लीव, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने बॉस को बिना बताए आज छुट्टी ले रखी है। तो ये इसका सेंस है बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आप इसको देखेंगे, वेलकम द होस्ट तो नहीं हो सकता, एक्नॉलेज द होस्ट भी नहीं हो सकता, लीव विद रिटन परमिशन और लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, तो दैट इज कॉल्ड बच्चे ये वाला इंटीमेट वर्ब का मतलब होता है बताना, इंटीमेट करना, और इसी से बना दिया इंटीमेशन। तो ध्यान देंगे बच्चे, देखो स्लाइट सा डिफरेंस है, यहाँ पर विद लगा है, यहाँ पर विदाउट लगा है, और यही चीज आपको नंबर दिलाएगी, क्योंकि विदाउट एनी इंटीमेशन आपका आंसर होना चाहिए टू टेक फ्रेंच लीव। बच्चा जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है उसके ऊपर, तो वो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता, तो आपको ये सब करना है। क्लियर? तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है बच्चे कोई भी चीज जो चमक रही है। सिंपल आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए? स्पार्कलिंग बोलते हो ना, तो इसका मतलब जो चीज चमक रही है, तो ग्लिटरिंग आपका इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बोरिंग, बोरिंग का मतलब जो चीज डल है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको उसमें, ठीक है। फ्लैटरिंग का मतलब है चापलूसी करना, फ्लैटरिंग करना, ठीक है। स्टिंजिंग का मतलब होता है बच्चे, जैसे सपोज करिए कोई बी है, मधुमक्खी है, वो आपको क्या करती है, डंक मारती है। स्टिंज बेसिकली वही होता है, और उससे जो आपको फीलिंग आ रही है, सेंसेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्टिंजिंग। मतलब आपको चुभ रही है कोई चीज, तो दैट इज कॉल्ड स्टिंजिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंटिलेटिंग का मतलब हो जाएगा ग्लिटरिंग, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों ये ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी चीज जिसको सुना नहीं जा सकता। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, तो इनफेलिबल क्या होता है? इन वर्ड को हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, सपोज करिए एक शब्द आ गया इनक्यूरेबल, ये मैं काफी सारे करवाती हूँ बच्चों को। इनका मतलब होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है। ये शब्द बना है क्योर से, और क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज होना। क्यूरेबल कौन सी चीज है जिसका इलाज हो सकता है? इनक्यूरेबल जिसका इलाज नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर एक शब्द होता इनडेलिबल, अब देखो इनको अलग करो, डिलीट का मतलब क्या होता है? मिटा देना। डेलिबल वो चीज है जो इरेज की जा सकती है, लेकिन इन लगने से क्या बन जाएगा? नेगेटिव, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता। ऐसे हम शब्द बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो इनफेलिबल वो है हु नेवर फेल्स, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती। वन हु नेवर फेल्स, ठीक है जी, इनफेलिबल। इन यहाँ पर है नेगेटिव प्रीफिक्स, क्लियर है। इनऑडिबल, जिसको ऑडिबल का मतलब है सुनने लायक, तो इनऑडिबल की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो ये आप एक बार स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। इनऑडिबल, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता। ऑडिबल करोगे इन लगा दो, जिसको सुना जा सकता है। इरिवोकेबल होता है बच्चे जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो काफी सारी ये हमारी वोकेबलरी होती है कि इन लगने से नेगेटिव प्रीफिक्स बनता है। बहुत सारे वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं क्लास में। अगर आपने उस लॉजिक से देख लिया चीजों को, तो ये अपने आप बनाने आ जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज,
एक ऐसी चीज जो इजीली टूट जाए, क्योंकि हैंडल विद केयर जब लिखा होगा, जैसे आप कोई मार्केट से सामान खरीदते हो तो वहां पर आप बॉक्स के ऊपर ये शब्द लिखा देखोगे, हैंडल विद केयर, ठीक है। वहां पर इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज ऐसी है जो आसानी से टूट सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हैंडल विद केयर का यही मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है जो चीज फिक्स नहीं है, जो चेंज होती रहती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द मैं आपको बताती हूँ, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, मरकरी से रिलेट करो बच्चे। जब हम छोटे थे तो कुछ ऐसे पेन यूज करते थे जिसमें पीछे ना मरकरी होता था, उसमें हम उसको ऐसे ऐसे हिला के नहीं देखते थे, याद करो बचपन में, और वो ऐसे हिलता रहता था। तो मरकरी की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो वो वोलेटाइल है, मतलब वो हिलता रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, एक ऐसा पर्सन, अगर पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो उसको फिकल माइंडेड कहते हैं। फिकल माइंडेड का मतलब ये होता है कि जिसका दिमाग एक जगह पे नहीं टिकता, फिकल माइंडेड, ठीक है। जो कांस्टेंट नहीं रह सकता, अपने विचार बदलता रहता है, दैट इज फिकल माइंडेड। तो वोलेटाइल आप कहो, कैसे रिलेट करोगे? वोलाटाइल, वोलाटाइल बेचता है और उसके जो दाम है वो बदलते रहते हैं, तो वोलाटाइल हो जाएगा। मर्क्यूरियल, मरकरी से रिलेट कर लो, मरकरी जो है वो एक क्या है? परिवर्तनशील धातु है, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेजाइल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। फ्रेजाइल का मतलब होता है, इसका एक और शब्द मैं आपको बताती हूँ, ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल और फ्रेजाइल दोनों का मतलब है क्षणभंगुर, या फिर ये कहो कोई ऐसी चीज जो इजीली टूट जाए, ठीक है, दैट कैन इजीली ब्रोकन। डक्टाइल का मतलब होता है बच्चे, जैसे हम जनरली बात करते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो वहां पर हम क्या करते थे, कोई एक ऐसी मेटल होती है जिसको खींच खींच करके हम वायर बनाते हैं, तार जिसके बन सकते हैं, जैसे आप तांबे के तार देखते होगे, ठीक है। तो दैट इज डक्टाइल। डक्टाइल का यही मतलब होता है कि जिसको खींच करके वायर में बदला जा सकता है, ठीक है जी। तो ये इसका मीनिंग है। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, बट आप इसको स्टिंजी नहीं कह सकते, ठीक है। आप इसको स्टिंजी नहीं कह सकते, क्योंकि स्टिंजी होता है नेगेटिव सेंस में कंजूस। ये वो है जो सोच समझ करके खर्चा करता है। इकोनॉमिकल आप इसको कह सकते हो, इकोनॉमिकल, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो फालतू एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है वो, बट जो सोच समझ करके खर्चा करता है, मतलब जितनी उसकी इनकम है उसी के हिसाब से जो खर्च करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रूगल। तो आई होप कि चारों शब्द आपके क्लियर हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेलिंग बतानी है इसमें जो बिल्कुल सही है, तो आप एक बार देख लेंगे। सबसे पहले ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट वर्ब से बनता है ह्यूमिलिएशन, तो बच्चों यहाँ पर एल एक आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, और आपको करेक्ट बतानी है। बुके की स्पेलिंग है बच्चे, तो यहाँ पर ये टी फालतू है, बुके ये होता है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें सार्केज्म, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, यही आपका आंसर भी होगा। और रिटेलिएट का क्या मतलब होता है बच्चे, इसको जब आप रीराइट करोगे तो RETAL IATE होता है, क्योंकि ATE लगने पे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बनते हैं? वर्ब बनते हैं। क्लियर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चे उसमें हो जाएगा सार्केज्म, ठीक है, और यही आपकी सही स्पेलिंग भी है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे कि ये सॉन्ग संग एट अ बरियल, मतलब कि शोक गीत जिसको तुम हिंदी में कहते हो कि कोई भी पर्सन है और वो मर गया, मौत के टाइम जो गीत गाया जाता है। तो देखिए एक बार ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। सोनेट का मतलब होता है बच्चे एक 40 लाइन्स की पोएम, कोई ऐसी पोएम जब आप लिटरेचर में देखते हो ना तो पर्टिकुलर ये होता है कि ये जो राइटर था, ये जो प्ले राइट था, ये क्या करता था, सोनेट्स बहुत ज़्यादा लिखता था। तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी पोएम जो 14 लाइनों में लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड सोनेट। हिम जो होता है बच्चे, ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, भजन जिसको आप कहते हो, तो इसको आप कह सकते हो रिलीजियस सॉन्ग, धर्म से रिलेटेड जुड़े हुए, जैसे अपनी आंटियां गाती रहती हैं। बैलेड कौन से होते हैं बच्चे, बैलेड वो होते हैं जो वीरता के ऊपर गीत गाए जाते हैं, ठीक है, जैसे झांसी की रानी वाला हो गया, तो आप इसको कह सकते हो फोक सॉन्ग। ये कौन से होते हैं, फोक सॉन्ग। डर्ज जो है बच्चे, ये हमारा आंसर होगा कि जो बरियल पे गाया जाता है, जिसको तुम हिंदी में कहते हो शोक गीत, आंसर भी होगा, और ये आपका बन जाएगा आंसर। तो आई होप कि हमने अलग अलग इन चारों को समझ लिया है, एलिमिनेट कर लिया है, और फाइनल आंसर है हमारा यहाँ पर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, क्विसेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो चीज हमें, देखो सबसे पहले क्या बनाना है, एंटोनिम बनाना है। क्विसेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी सी सुस्त है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो, ठीक है, ब्रिस्क नहीं है, जो ब्रिस्क होता है फुर्तीला। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो पीसफुल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत है, जो काम है। ठीक है, अगर हम बात करें डिजेक्टेड, डिजेक्टेड कौन सा होता है, जो बहुत ज्यादा टेंस्ड है, चिंता में है, सप्रेस्ड है। ठीक है, दुखी है, ग्लूमी है। ठीक है, ये इसी के शब्द बन जाते हैं। जो मोर्नफुल हैं, दुखी है जो, मोर्नफुल, इसी से रिलेटेड शब्द बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है जो सुख दुख में एक जैसा रहता है। ठीक है, कोई भी अगर उसके ऊपर सुख अच्छा टाइम आता है तो भी वो वैसा ही रहता है, बुरे टाइम में भी वो वैसे ही रहता है। तो एक ऐसा पर्सन जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, सेम रहती है, इनडिफरेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे क्विसेंट की, तो आपका आंसर बन जाएगा एक्टिव, क्योंकि हमें एंटोनिम बताना था और यही आपका आंसर भी है। गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम जाएं बच्चे तो एक बार रिपीट हो गया है, तो आप यहां से देख लेंगे। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट वेन आई वॉज ओनली 5। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं बच्चे तो एक बार यहाँ पर समझो, आई कैन स्विम वेरी फास्ट वेन आई वॉज ओनली 5। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे कि जब मैं 5 साल का था तो मैं अच्छा तैर लेता था। 5 साल का कब था, अब से पास्ट में। तो आपको क्या जाना पड़ेगा, इस लिंक की वजह से, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कैन नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। आई कुड। ठीक है, जैसे आपने अपने घरों में अंकल से, आंटियों से ये बात सुनी होगी, जैसे कई बार क्या होता है वो बच्चों को डांट रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, तेरी उम्र में मैं ये काम कर लेता था, बोलते थे ना। तो ऐसे सेंस की अगर हम बात करें, कोई क्या कहेगा तेरी उम्र में, यानी कि जब मैं स्टूडेंट था मैं ये सारा मैथ्स अच्छे से सोल्व कर लेता था। बेसिकली वो अपनी पास्ट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर या तो एक कैपेसिटी आज है, वो कैन है। आप किसी काम को आज कर सकते हो, दैट इज कैन। और अगर आप किसी काम को पहले कर सकते थे, आज नहीं कर सकते, दैट इज गुड। तो बुजुर्ग लोग हमारे यही बोलेंगे ना कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। क्लियर है जी। तो इसलिए हमने क्या करा, इस लिंक की वजह से हमने यहाँ पर आंसर कर दिया कि कैन नहीं, यहाँ पर कुड आएगा। तो कौन सा पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे, दिस वन। ये सेगमेंट है जिसमें कैन की जगह पे कुड आना चाहिए और यही हमारी एरर भी है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ए हार्ड नट टू क्रैक। बच्चों इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, देखो कैसे ये निकली होगी। नट क्या होता है बच्चे, बेसिकली आपने अखरोट देखा होगा। ठीक है, क्या अखरोट को बहुत आसानी से तोड़ लेते हो तुम? अखरोट तोड़ने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ बच्चे, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लैंग्वेज में कैसे यूज किया गया कि एक ऐसा बंदा जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है, तो दैट इज कॉल्ड ए हार्ड नट टू क्रैक। बात समझ आ रही है। नट को क्रैक करना इजी नहीं होता। इन द सेम वे इसी फ्रेज को हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया। आज अपनी फैमिली को अगर आप इंटरकास्ट मैरिज के लिए मनाते हो, परसुएड करते हो, और अगर फैमिली वाले नहीं मानते तो हम क्या बोलेंगे, ये लोग क्या हैं, दे आर हार्ड नट टू क्रैक, मतलब इनको समझाना बहुत मुश्किल है। बात समझ आ रही है। तो ऐसे सेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो देख लेंगे एक बार, क्या इजीली अनकरेज्ड हो सकता है बच्चों? नहीं। इजीली डिसअपॉइंटेड, जो आसानी से नाराज हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और नॉट रिस्ट्रेंड, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोल्व करना काफी मुश्किल है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बच्चे क्या कह रहे हैं, आपका एक वही सेगमेंट वाली एरर है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो, पढ़ाने का ये फायदा होता है अपने मुंह से सही निकलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 नाउन जोड़ रखे हैं बच्चे, एज वेल एज से। ठीक है, और नेक्स्ट नाउन हमारा क्या है, द प्लेयर्स। तो बच्चे ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैं आपको बता रही थी, जब दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं, चाहे वो अलोंग विद है, चाहे वो टुगेदर विद है, चाहे वो बिसाइड्स है, चाहे वो बिसाइड है, चाहे वो एक्सेप्ट है, कोई भी है, राइट। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। पहला हमने ये पढ़ा, कारण क्या था, क्योंकि ये वाला जो है ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। किस लिए, ड्यू टू प्रेपोजिशनल वर्ड, ड्यू टू प्रेपोजिशनल वर्ड।
क्लियर। अगर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट नाउन के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो हमारा जो फर्स्ट नाउन है वो है कैप्टन, ठीक है। कैप्टन अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमें क्या चाहिए होगी, वोज चाहिए होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट को उड़ा दो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखो क्या लिखा है, वर लिख रखा है, काट दो इसको। कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स वर, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर बच गया बच्चे ये। और यहाँ पर कंप्लीट फ्रेज भी यूज हुई है, एज वेल एज, बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स was responsible for winning the trophy। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बच्चे, तो यहाँ पर फिर से पैराजम्बल्स आ गए हैं और हमें इसको सेट करके बताना है कि किसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो हमने देखो क्या टेक्निक अब तक पढ़ रखी है। अगर कोई बच्चा आज ये मेरी तीसरी क्लास देख रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए। फ़ायदा ये होने वाला है कि मैंने पहली और दूसरी वीडियो में बिल्कुल डिटेल बताई गई है इसमें कि पैराजम्बल को सोल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक हमारी क्या है जो 100% काम करती है, वो ये है बच्चे कि पहले नाउन आएगा और नाउन का रिप्लेसर ही हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस जो प्रोनाउन से शुरू हुआ है वो हमारा कभी भी फर्स्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले हम नाउन लिखते हैं और नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। एम आई राइट। तो देखो अगर मैं इस सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ूं बच्चे, बिल्कुल विद इन सेकेंड में हमें ये करना है। हावेवर दे, बच्चों ये फर्स्ट नहीं हो सकता। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड, यहाँ पर कुछ बात हो रही है तो मैं एक बार इसको छोड़ देती हूँ। सी पार्ट में मुझे साफ साफ दे दिख रहा है, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज, यहाँ पर अगर बात करें तो पीपल नाउन तो दिख रहा था, लेकिन सो वो तो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है कि भाई इसलिए लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो ये फर्स्ट कैसे हो पाएगा, नहीं ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक बार ऑप्शन की भी हेल्प लेते हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट इसने सारे दे रखे हैं। सी बिल्कुल नहीं बनेगा दे की वजह से, काट दो इसको, सी वाला कहाँ पर है, फर्स्ट जो है हावेवर दे, ए हमारा फर्स्ट नहीं बन सकता, इसको भी काट दो। अब गाड़ी अटकी है बच्चे कि डी फर्स्ट बने या बी फर्स्ट बने, तो देखो एक बार बी को पढ़ लेते हैं। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, जनरल की स्पेलिंग ठीक करेंगे, ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। जनरली जो ह्यूमन की टेंडेंसी है वो क्या है कि सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है उनके लिए, उनमें वो हमेशा क्या करती है, उनको क्रिटिसाइज करती है, मीन मेख निकालती है एक तरीके से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी, मार्कर्स नहीं है बच्चे, ये मेकर्स है। तो सो से अगर शुरू हुआ है तो ये हमारा फर्स्ट तो बन नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो बी हमारा फर्स्ट है, ये वाला। एक बार इसको पढ़ के देख लो। पहले ह्यूमन टेंडेंसी है, जो भी सरकार क्या करती है, कोई भी टेंडेंसी बनाती है तो उसमें क्या करते हैं, मीन मेख निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और इसीलिए लोग फिर ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। किनको करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, मेकर्स हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बच्चे, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, कि भाई सरकार जो है वो क्या करती है, स्लो पॉलिसी को लेकर के चल रही है, मिरेकल नहीं हो रहे उनकी लाइफ में, ठीक है, मतलब चमत्कार होने चाहिए, मैजिकल तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है, वो ये चाहती है और इसीलिए वो उनको क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है। आफ्टर दैट हावेवर दे इग्नोर द ट्रुथ, वो ट्रुथ को इग्नोर करते हैं, दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन, यहाँ पर हो जाएगा लेबर दे पुट इन, मतलब वो जितना हार्डवर्क करते हैं, जितनी वो लेबर रखेंगे, आउटपुट तो उतना ही आएगा ना। तो ये हमारी कहानी का सीक्वेंस थी। आंसर हो जाएगा BDCA। आप एक बार इसको अरेंज करके देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन दे रखी है बच्चे, और हमें क्या करना है, देखो फटाफट बना लेते हैं। He said to the hotel receptionist, can you tell me the tariff of rooms। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो हमारा जो कंजंक्शन होगा वो या तो इफ होगा या फिर वेदर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ बच्चे, तो ये देखो दैट, गलत है ना, कॉमन सेंस से और लगाते हैं भाई। अगर हमारा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है। अगर नरेशन में टेंस चेंज होगा तो कैन का क्या बनना चाहिए, कुड बनना चाहिए ना। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कुड देखो कहाँ कहाँ पे है।
मैंने सबसे पहले देखा यहाँ पर कैन था, इस वजह से मैंने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर भी मुझे कैन दिख रहा है, एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर देखो उसने कैन का यूज ही नहीं किया, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे सी, विद इन सेकेंड्स। इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप एक एक को सोल्व करके देखोगे। टेक्निक यही होती है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता है, और कॉन्सेप्ट अगर पता है तो विद इन सेकेंड्स आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे, और अगर ऐसा मैनेजमेंट आप कर पाते हो तभी जाके आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। क्लियर है बच्चे? तो ये था हमारा आंसर, कौन सा हो गया? ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम। बच्चों तो ये हमारा पूरा सेशन था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आप पुराने पेपर जरूर पढ़ेंगे। पुराने पेपर का एनालिसिस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप भी आपको तभी समझ आते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि कृष्णा क्लासेस आपके लिए ये लेके आया है, ताकि आप इनको घर बैठे ऐसे टाइम में जब आप बाहर नहीं निकल सकते हो तो एटलीस्ट आप इतना काम तो करें, क्योंकि हर पेपर में 40% जो सिलेबस होता है वो रिवाइज्ड होता है। ठीक है, जब आप पेपर में बैठोगे या तैयारी करोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। क्लियर है जी? तो हमें थैंक यू करना चाहिए पंघाल सर का, जो इतनी बढ़िया चीज़ आपके लिए लेके आए हैं, और आपके एक्सपर्ट आपसे मिलते हैं और सारे आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है जी, सो इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन। आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन। टिल देन यू टेक केयर।